वुड बी स्टार्टिंग। ओके, अच्छा हम लोग 3D ट्रिग्नोमेट्री पे शुरू करेंगे। अच्छा अब ना मैंने थोड़ी सी इस चीज़ में बात करूंगा आप लोगों से कि वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरिया। सही है, मैं एरिया से बात शुरू करूंगा, फिर हम लोग एरिया से आगे बात लेके चलेंगे। ओके, बाद में हमारी पहली क्लास कौन सी है? मैथ्स और सेकंड? फिजिक्स। हम फिजिक्स पहले कर सकते हैं चलो फिजिक्स कर लेते हैं पहले। क्योंकि मेरा ना भी कुछ पता नहीं है। तो मैथ्स अब फिर हम आधा को पढ़ा देना, मैथ्स का मैं कर लूंगा, फिजिक्स का मुझे इशू होगा जरा। ओके चलो हम लोग इस तरह कर लेंगे फिर। अच्छा हम लोग फिर ऐसा करते फिजिक्स कर लेते हैं। चलिए फिजिक्स में किधर कर लिया था हम लोगों ने, फोर्सेस पे थे हम लोग मेरे ख्याल से। अच्छा हमने फोर्सेस कर ली थी, फोर्सेस हम लोग बिल्कुल एंड तक पहुंच गए थे। अच्छा हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कर रहे थे। ओके हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कंप्लीट कर लिया था। अब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है। अच्छा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा अब ये देखो हमारे पास टॉपिक है विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब देखो इसका सीन क्या है, इसका सीन ये है कि आप लोगों को वर्डिंग समझ में आ रही है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट के। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या, किसी को पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? आप कुछ गेस। जहां से आपको फोर्स पुल कर रही हो। मतलब सॉर्ट ऑफ सही कहते हो आप तकरीबन। हमारे भाई आ क्या कहते हैं उसके बारे में, व्हाट डू यू से अबाउट दिस? हेलो हमारे भाई। हेलो हमारे भाई आवाज आ रही है? जिन्हें भी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हमारे बिजली की गायब हो गए हैं। अच्छा देखो अब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना हमारा, दैट इज अ पॉइंट, द पॉइंट at which the weight of an object may be considered to act upon, enough to act। अच्छा अब इसका क्या मतलब है, देखो एग्जाम इसका मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे इधर बना के आपको दिखाता हूँ, एक ऐसा पॉइंट जिधर आपका जो ऑब्जेक्ट का जो मैथ है ना वो ऐसा लग रहा हो कि वो उस पॉइंट पे हो, उस पॉइंट पे हो। अब जैसे कि देखो ये मैंने पॉइंट बना के दिखाया। अब ये सब्जेक्ट का लेट्स सपोज अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, तो इसका क्या मतलब है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी कंसीडर्ड टू एक्ट। इसका मतलब कि इस पॉइंट पे अगर हम लोग इसके ऑपोजिट कोई इतनी ही इक्वल का मैथ रख देंगे ना, इतनी इक्वल का मैथ रख देंगे, तो क्या होगा, इट विल स्टार्ट टू फ्लोट। सही है, इट विल सॉर्ट ऑफ स्टार्ट टू फ्लोट। अगर हम लोग इसी पॉइंट पे इतनी ही मैग्नीट्यूड का अगर एक और फोर्स पे लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे इट वुड टेक्निकली स्टार्ट टू फ्लोट। ये होता है आपका अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सही है ना। अब हमारे पास अगर कोई अगर हम अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढते किसने, अगर हमारे पास कोई सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हो ना,
सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हों तो उनके लिए तो बड़ा इजी होता है सेंटर ऑफ मास ढूंढना। उनके लिए सेंटर ऑफ मास ढूंढना बहुत इजी होता है। कैसे? ऐसे हमारे पास एक स्क्वायर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सिंपली ये और ये। अगर एक ट्राइंगल होगा, हेलो, आवाज आ रही है मात भैया आपको? सर ये मैंने दूसरे अकाउंट से ज्वाइन किया, वो फोन चाहिए था। ओके। अच्छा, हम लोग बात करें सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है कि ऐसा पॉइंट जिस पे ऐसा फील हो कि ऑब्जेक्ट का ना वेट एक्ट कर रहा हो। अब ये देखो, इधर जगह मैंने एग्जांपल पे थोड़ा समझाएगा। लेट्स सपोज इस पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट हो रहा है, तो क्या होगा कि अगर इसी पॉइंट पे मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही साइज की फोर्स लगाऊं तो वो फ्लोट करने लग जाएगा। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास किस तरह ढूंढते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढते हैं? ये देखो, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है, वो तो हमें पता है कि उसके बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होगा। एक लेट्स सपोज ट्राइंगल है हमारे पास, तो उसका भी एग्जैक्टली ऐसी सीन है। वो भी एग्जैक्टली इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा। इधर ये देखो, इस तरीके से ये और ये, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास आ गया आपके पास। सी है ना? अब ये होते हैं, आप इनके सेंटर ऑफ मास के ना इस तरह ढूंढ सकते हो सिंपली। सीन है कि उनके बीच में जैसे कि ये वाला है हमारे पास, एक और शेप आ जाती है। दैट इज ये ले लेते हैं। जैसे इसकी बात करते हैं, अब ये कैसे होगा? सिंपल, हमारे पास ये इधर एक्ट कर रही है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये इधर, ये इधर और ये इधर, ये इधर, ये इधर। इस पॉइंट से बीच वाले पॉइंट से नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। बीच वाले पॉइंट से नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। बीच वाले पॉइंट से नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। ओके। अब स्टेबिलिटी पे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग एक ऑब्जेक्ट की स्टेबल किस तरह रख सकते हैं? इसका क्या मतलब है? देखो कि अब देखो, अब मैं बात करता हूँ कि लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, सी वो बहुत ऊंचा है। लेट्स सपोज एक बहुत ऊंचा ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी बात करता हूँ। स्टेबिलिटी वैसे मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये अच्छा, मुझे बात बताओ, दोनों के, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कौन सा आप लोग को ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल फील होता है? ये ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल है या ये ऑब्जेक्ट ज्यादा स्टेबल है? बताओ, कौन सा ज्यादा स्टेबल फील हो रहा है आप लोगों को? जिसको मैं धक्का दूंगा तो वो पहले फॉल करेगा। अगर मैं इसको लेट्स सपोज धक्का देता हूँ तो आगे खासे कौन सा फॉल होगा, ये या ये? मुझे ना डिस्प्ले नजर नहीं आ रहा, मेरे इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। शेप्स कौन कौन सी है मुझे बता दें। एक हमारे पास ट्यूब जैसी बड़ी लंबी सी शेप है, और एक ऐसी शेप है जैसे जिसका इसकी बेस बहुत बड़ी है, स्क्वायर बेस है बहुत बड़ी। ओके, स्क्वायर वाला स्टेबल रहेगा। नहीं, मैं आपको कैसे समझाता हूँ। देखो, स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? देखो, हमारे पास स्टेबिलिटी का ये मतलब होता है कि इसको इस तरह समझाता हूँ। देखो, मेरा मसला ये है ना, मैंने ना बना कर दिखानी है शेप्स, और आप जो है एक्चुअली आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हमारा आपको नजर आ रही स्क्रीन? जी। अच्छा, गिव मी अ सेकंड मुझे। सीन, अब स्टेबिलिटी क्या होता है कि ऐसा स्टेट जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट स्टेबल हो। सही है, स्टेबल होना मतलब कि वो उस जगह पे खड़ा है, वो हिल नहीं रहा अपनी जगह से, दैट इज स्टेबिलिटी। अब देखो, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ना, अब उसकी स्टेबिलिटी किस तरह हमारी इफेक्ट होती है ऑब्जेक्ट्स की? अब उनकी साइज टू साइज वेरी करती है। अब जैसे कि मैं इधर आप लोगों को दिखाता हूँ, इधर अच्छा हाँ। अब देखो, हमारे पास जो है ना, एक ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी तब इफेक्ट होती है जब उसकी जो है ना हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफेक्ट होती है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना उसके बेस के पास होगी ना, तो उतना ही हमारी जो है, जितनी उसकी बेस के पास होगी उतनी ही हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी उसके पास होगी बेस के, उतनी हमारा ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। मुझे बात बताओ, हमाद भाई,
इन दोनों में से कौन से वाले ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास बेस है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है दैट इज नियर टू द बेस? एक ही एक सेकंड एक ही मैंने पहले भी ए ही बोला था मेरे ख्याल हाँ में। सही है, दैट इज गुड। ए की, ये ए और ये बी, सी ना। तो इसका मतलब ये कि हम लोगों को पता है अब इसकी स्टेबिलिटी इसके ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के ज़्यादा पास है और ये लेस स्टेबल है। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास जिसकी वाइडर, अब इसको हम देखें, हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट विद वाइडर बेस हैज मोर स्टेबिलिटी, सी है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट with smaller height has more stability। और किधर आ सकती, किस वजह से स्टेबिलिटी आ सकती है? एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मैस, एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मैस उसके अंदर भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर mass is more stable। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हमारा ऑब्जेक्ट गिरता क्यों है? अब ये देखो, अब मैंने आपको मैं हाइट वाली बात से समझाता हूँ। देखो, हमारे पास लेट्स सपोज दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है, ओके, दोनों की बेस सेम है, मगर एक की ना हाइट बहुत लंबी है। यार, एक की हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, सही है, ओके। अब क्या होगा, किसी को आइडिया थोड़ा सा भी? ये देखो, सर बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, अब मैं आपको इस वाली बात के बारे में भी समझाता हूँ। देखो, अब क्या होगा, अगर देखो हमारे पास इधर ये एक होती है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हमारी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखो, अगर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, अगर मैं इसे पुश करता हूँ इस साइड से, तो देखो क्या होगा, ये कुछ वही देखिए। वही बात है, समथिंग जी जी, सारे कुछ पूछे आपने, नहीं मैंने आवाज आपसे, नहीं आ रही थी मेरी। अच्छा मैं आपको बस बताता हूँ। ये देखो, अगर मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि अब सेंटर, अब एक ऑब्जेक्ट हमारा गिरता क्यों है? हमारा एक ऑब्जेक्ट गिरता है तब है जब उसकी सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है ना उसकी बेस से आउट हो जाती है। मुझे बताओ इस मौके पे क्या ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है क्या ये गिरेगा? इस मौके पे बताओ मुझे अमाद भाई, इस मौके पे गिरेगा क्या हमारा ऑब्जेक्ट? क्लास कब खत्म होनी है? क्लास ले दो। अच्छा, मुझे बताओ इस मौके पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट गिरेगा? बता दो फिर जी क्लास कब खत्म होनी? जी जुनैद भी, आपको भी स्क्रीन नजर आ रही है? जी सादू नजर आ रही मुझे बताओ इस मौके पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट गिरेगा? है। गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी बेस से अभी उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आउट नहीं हुई। अभी भी जो एक ही या सेंटर ऑफ बी की? ग्रेविटी, नहीं, ये देखो, इसकी जो बेस है वो तो ये है ना, अभी भी तो बेस के अंदर है। ओके। तो अभी ये नहीं गिरेगा। अब आप खुद सोचो, एक बड़े ऑब्जेक्ट को, एक लंबे ऑब्जेक्ट को गिराना ज्यादा आसान होगा या छोटे ऑब्जेक्ट को? अभी ये देखो, अब इसको अगर मैं धक्का लगाता हूँ तो ये तो अभी जो है सिर्फ और सिर्फ, एक सेकंड रुकना, अगर मैं इसको अभी धक्का लगाता हूँ तो ये अगर इस तरीके से होगा तो ये देखो, अभी भी इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी सेंटर, इसको इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आउट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा इसे टिल्ट करना होगा, मगर हमें इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इससे आउट, बेस से आउट करने के लिए हमें इसको कम टिल्ट करना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो हाइट होती है ना, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना स्टेबल है और कितना स्टेबल नहीं है, सही है। अच्छा, अब एक और इसको इस तरह से मैं लिख के भी दिखा देता हूँ कि हमारे एक ऑब्जेक्ट जो है स्टेबल कब होगा और टॉपल ओवर कब होगा? व्हेन
will an object topple? वो कब होगा? वो तब होगा when the center of gravity when the center of gravity is not within the base. ओके, इसमें कोई मसली बात है तो मुझे बताओ। मतलब जितनी ज्यादा चीज की हाइट होगी वो उतना आराम से गिर जाएगा। जी, वो उतना कम स्टेबल होगा। ओके, सही है आ तो गई समझ। हाँ जी, हमारी भी समझ में आ गया आपको। जी। अब इससे हमारा फोर्सेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस देखिए किधर चला गया। ओके, अब नाउ वी गोइंग टू डिस्कस कौन सा टॉपिक हमारे पास टॉपिक आ जाता है अब, दैट इज लवला करे। इस टॉपिक का नाम है मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम, अच्छा अच्छा। अब हमारे पास एक चीज है विच इज नोन एज द मोमेंटम। अब व्हाट इज मोमेंटम आपके ख्याल से? जी, क्या आपको पता है किसी को व्हाट इज मोमेंटम? मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, ओके दैट मेक्स सेंस। सही आप कह रहे हो तकरीबन। अच्छा अब मैं बताता हूँ मोमेंटम क्या होता है। देखो व्हाट इज मोमेंटम, देखो हमारे पास अगर मूवमेंट को अगर आप ऐसे पढ़ो, ऐसे वर्ड को समझ में आ गया, इसमें मूवमेंट का थोड़ा सा जिक्र होने की कोशिश हो रही है। तो दैट इज अबाउट इट कि व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ mass, an object with mass has a momentum when it moves। ये मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ जुनेद भाई की, जुनेद भाई भागते हैं तो उनके पास मोमेंटम है। अगर वो बैठे हुए हैं तो उनके पास मोमेंटम नहीं है। बात समझी मेरी? कि अगर आप भाग रहे होगे तब आपके पास मोमेंटम है। अगर आपके पास इवन के पास 1000 किलो का भी मैस है मगर अगर आप हिल नहीं रहे तो यू डोंट हैव मोमेंटम। क्यों? क्योंकि हमारी मोमेंटम का जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन जो ऑफ मोमेंटम वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम इज साथ में डिफरेंस क्या है मूवमेंट और मोमेंटम में? मूवमेंट कह रहे हो आप? जी, मूवमेंट, अच्छा अच्छा। देखो हमारे पास मोमेंटम जो है ना, दैट इज द फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है। अब मैं आपको ही बताने वाला हूँ आगे, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ mass एंड वेलोसिटी। सही है ना? mass एंड वेलोसिटी, और इसको हम लोग शो किस तरह करते हैं? P इक्वल्स टू एम वी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा अब आप जो मेरे साथ मुझे मूवमेंट मोमेंटम यार, ये दैट इज समथिंग आप कह सकते हो कि अब मूवमेंट और मोमेंटम, देखो मूवमेंट तो ये होता है ना चीज चल रही है। मोमेंटम इज अ, आप कह सकते हो मोमेंटम जो है कि क्वांटिटी है विच शोज कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और उसका जो मैस एक टोटल बता आपको दिखा रही होती है कि उसकी आप कह सकते हो मूवमेंट के बारे में वो बता रही होती है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑन द बिगर स्पीड मगर उसका मैच छोटा है, और एक ऑब्जेक्ट उसी मैच का मगर उसकी स्पीड ज्यादा है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? तो वो इस सेंस में बात हो रही है कि वो मैस एंड वेलोसिटी को मिला के बात कर रहा होता है कि उस ऑब्जेक्ट की आप सॉर्ट ऑफ कहते हो मूवमेंट और प्लस उसका जो मैस को अगर आप इन अपने वो लेते हो, इन कह सकते हैं इन टॉक लेते हो, तो दैट इज अ क्वांटिटी जो मैस और वेलोसिटी को एक मूवमेंट के तौर पे बात कर रही होती है। अब इसकी एग्जांपल सी के एक ट्रक है और एक गाड़ी है, सेम आर मूविंग, बोथ ऑफ देम आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। मुझे बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? किसका मोमेंटम ज्यादा होगा मुझे बताओ? ट्रक का। ट्रक का। अब इससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज मोमेंटम, एक ऐसी क्वांटिटी जो मास एंड वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं
उसको ओवरलैप कर रही है। दोनों को मिला के बात करिए। आप कह सकते हो इट्स अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, वो मोशन की बात, मूवमेंट की बात कर रही है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ मास। वो अब उस मूवमेंट को दिखाने के लिए उसकी मास और उसकी वेलोसिटी को मिला के देन वी आर टॉकिंग अबाउट अपना मोमेंटम। सही है, मतलब यू कैन से जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग मोमेंटम कह रहे होते हैं। ओके, ओके ओके। हमारी समझ में ही कि अ क्वांटिटी विच टॉक्स अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बात समझी? जी सर। अच्छा, अब ये आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि इट डिटरमिन्स के एक ऑब्जेक्ट को रोकने में या चला एक ऑब्जेक्ट को रोकने में कितनी, आप कह सकते हो यू कैन से एफर्ट लगेगी एक ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक ट्रक है, अगर मैं इसकी बोलता हूँ कि स्पीड इसकी 50 मीटर पर सेकंड है, तो मैं गाड़ी कहता हूँ इसकी स्पीड जो है 40 मीटर पर सेकंड, क्या मैं ये इसमें से सोच सकता हूँ कि मुझे कितनी एफर्ट लगेगी इसको गाड़ी को रोकने में? इज इट पॉसिबल कि मैं इससे गैस कर सकता हूँ कि मुझे कितनी एफर्ट लगेगी इस गाड़ी को रोकने में? बताओ। अगर मैं बोलूँ उसकी 40 मीटर पर सेकंड है, नहीं ना, मैं गैस ही नहीं कर सकता कि मुझे कितनी ज़्यादा एफर्ट लगेगी इसको रोकने में। मगर अगर मेरे पास इसका मैथ भी आ जाए 50 इंटू लेट्स सपोज 1000 कह देता हूँ, 50,000 के जी, 50,000 के जी मीटर पर सेकंड बोलता हूँ, तो मुझे समझ में आ जाए कि अच्छा सही, मतलब कि हमारे पास एक अपना 1000 की गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। तो इससे मुझे भी अंदाजा हो सकता है कि मुझे कितनी एफर्ट चाहिए होगी। इसी एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर मैं आपके अम्मी जान आपको बोलते हैं कि यार मुझे फल ला दो, तो आपको तो ना पता कितने फल लाने, कितने किलो के फल लाने हैं। आगे लेट्स अम्मा को बोलती हैं कि मुझे सेब ला दो, आपको तो ना पता कि मुझे कितने कितने रुपए के सेब चाहिए। मगर अगर आपको वो पैसे भी बता देंगे तुम्हें 100 रुपए के लाने हैं, तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगी कि अच्छा मेरे पास इतने सेब आ जाएंगे। इसी तरह इधर भी अगर जब तक हमारे पास एक चीज का मैच नहीं होगा, तो हम लोग ये डिसाइडिंग कर सकते हैं कि हम लोग को कितनी एफर्ट लगेगी उसे रोकने में। तो इसलिए मोमेंटम की टर्म इंट्रोड्यूस कराएगी कि हम लोगों को पता चले कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितनी एफर्ट हमें लगेगी। क्योंकि हम लोग सिर्फ वेलोसिटी या सिर्फ मैथ से इसको बात को नहीं सजेस्ट कर सकते कि इसको कितनी एफर्ट लगेगी। कि एक 100 एक लाइक लेट्स सपोज 500 किलोग्राम की गाड़ी का और 10,000 किलोग्राम के ट्रक, दोनों अगर स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से ही चल रहे हैं, मगर उनकी जो ब्रेकिंग के मैकेनिज्म होंगे वो तो डिफरेंट होंगे ना, कि कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी उसके टायर्स को रोकने में। दैट इज व्हाट इज मोमेंट। सही है। अच्छा, अब इसका इतनी डिटेल में सवाल नहीं आता, वो यूजी सिर्फ क्या पूछता है आपसे, वो सिर्फ पूछता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इससे मुतल्लिक वो आपसे कुछ सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होते हैं? अच्छा, व्हाट इज इम्पल्स? सो मैं आप लोगों को एक छोटी सी डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला है डेट इज P इक्वल्स टू एम वी। पी का मेरा मतलब है पीटर मोमेंटम। सही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस मोमेंटम की जगह, इधर ये हमारे पास मैस है और ये हमारे पास इधर वेलोसिटी है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है विच इज F इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं इस फॉर्मूला को वापस में एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करूँगा। किस तरह? अच्छा, हमारे पास जो F इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला है डेट इज F इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम इनटू मास। अगर मैं एक्सेलरेशन को क्या करूँ, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम कर दूँ, मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ F इज को मल्टीप्लाई करता हूँ टाइम से, डिवाइड करता हूँ वेलोसिटी से, मेरे पास आ गया देन m। ओके, और अब इधर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास मोमेंटम का फॉर्मूला है, मेरे पास चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होगा? चेंज इन मोमेंटम क्या होगा मेरे पास? दैट विल बी चेंज इन वेलोसिटी। किस तरह? अगर लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट 500 किलोग्राम का पहले 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फिर बाद में वो लेट्स सपोज 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम किस तरह आएगा हमारे पास?
P इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। इधर अगर हम लोग m को कॉमन ले लें v माइनस यू कर दें तो ये क्या है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। तो इससे क्या होगा हमारे पास इधर हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं m को। अब हमारे पास m क्या आ जाएगा, चेंज इन p इक्वल्स टू फोर्स इनटू चेंज इन टाइम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन v डिवाइड बाय चेंज इन v। ये कट हो गया आपस में, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, चेंज इज मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। साथ भाई इसका दोबारा शुरू से समझा देंगे। नहीं, मैं आपको इसमें समझने, इसमें आपको इसकी पता नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ अगर समझ में आ गया तो सही, नहीं है तो उसका कोई मसला नहीं है। अभी देखो ये हमने चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला है। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हमने किस तरह निकाला है, वेयर डेल्टा p इज द चेंज इन मोमेंटम। सही है, हमारे पास f क्या है, f इज द फोर्स, या आप इसे रिजल्टेंट फोर्स कह लो। f इज द रिजल्टेंट फोर्स, f इज द रिजल्टेंट फोर्स और डेल्टा t क्या है, दैट इज द चेंज इन टाइम। ये हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है। और ये चेंज इन मोमेंटम, ये जो होता है ना चेंज इन मोमेंटम, दिस चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज इम्पल्स से इम्पल्स भी बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ, अभी चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स भी बोलते हैं, आपको इम्पल्स भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स and velocity, time, resultant force and change in time, force and change in time। और इसका आपके पास क्या होता है, यूनिट क्या होता है आपके पास, इसका यूनिट होता है दैट इज न्यूटन सेकेंड। और मोमेंटम का क्या होता है आपके पास, kg/m/(-1)। आपके पास ये होते हैं दोनों के फॉर्मूला। ये इम्पल्स की डेफिनेशन होती है। अब इम्पल्स क्या होता है, अच्छा मैंने साथ ये भी लिख दिया तुम इधर। चेंज इन मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है हमारे पास। चेंज इन मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला है एम वी माइनस एम यू। अब इधर v क्या है, v इज द चेंज इन p इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। अब इधर हमारे पास v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। और हमारे पास u क्या है, वह इनिशियल वेलोसिटी। आपको सिर्फ ये फॉर्मूलास याद होने चाहिए और इम्पल्स के बारे में याद होना चाहिए। और एक तीसरी चीज कि हमारा जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, डेल्टा p इज इक्वल्स टू इम्पल्स, ये याद रखना होता है, जरूरी बात होती है। ओके, इस सब में कोई मसला है तो मुझे बताओ। नहीं जी हमारे भाई समझ में आ गई आपको इसकी। सर ये इम्पल्स का बता दें एक बार दोबारा, अच्छा इम्पल्स है क्या? इम्पल्स है क्या, ओके। अच्छा अब इम्पल्स क्या होता है, देखो हमारे पास जब एक, अच्छा हमारे पास जब एक ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम आता है ना, ओवर अ फोर्स ऑन अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये देखो हमारे पास जो इम्पल्स उसका फॉर्मूला क्या है, हमारे पास इम्पल्स का फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन मोमेंटम। वो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है, हमारे पास फोर्स इनटू रिजल्टेंट फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। तो इसका मतलब ये इम्पल्स होता है क्या। अब इम्पल्स एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू अ फोर्स ओवर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। बात समझे मेरी, जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको इस बात समझाता हूँ कि हमारे पास लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा था, सही है, एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा था। अब क्या होता है कि एक फोर्स लगती है हमारे पास, फोर्स लगती है लेट्स सपोज 10 न्यूटन की, 10 न्यूटन की 5 सेकंड के लिए उस ऑब्जेक्ट पर। उसकी पहले चेंज उसका मोमेंटम क्या होता है, दैट इज उसका चेंज इन मोमेंटम क्या, उसका चेंज मोमेंटम क्या हो रहा है,
लेट्स सपोज उसका मोमेंटम होता है 100 kg मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है, एक उस पर फोर्स लगती है फॉर 5 सेकेंड्स, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन ओवर देयर, तो होगा कुछ इस तरीके से कि देयर वुड बी अ चेंज इन इट्स मोमेंटम। अब वो क्या होगा, 10 इंटू 5 50 न्यूटन सेकेंड का चेंज इन मोमेंटम आएगा उसके ऊपर। अभी 15 न्यूटन सेकंड का जो चेंज इन मोमेंटम है, आप देख लो इम्पल्स, इम्पल्स का जो वर्ड आप समझ सकते हो इसको एज अ हार्ट बीट, या एज अ आप कह सकते हो सडन शॉक। इम्पल्स, इम्पल्स ऑफ लाइट, ये आपके जो आप कह सकते हैं सडन शॉक। बात समझ रहे हो मेरी, इम्पल्स का जो वर्ड है एज इट सेल्फ क्या एक सॉर्ट ऑफ, अगर आप उसे समझो तो एक सडन शॉक की तरह फील होती है। तो इसी तरह हमारे पास जब एक फोर्स लगती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम और उसकी वजह से चेंज इन मोमेंटम आता है, उसे इम्पल्स बोलते हैं। ओके, बात समझे? जी सर। सी ना, इम्पल्स को आप ये भी कहते हो एक ऐसी चीज जो सडनली हो जाए। अब एक मेरी बात सुनो, एक फोर्स सडनली 5 सेकंड के लिए लग रही है तो वो भी कोई सडन चीज हो रही है ना। बात समझे मेरी, इम्पल्स क्या जी है, इट्स अ सडन थिंग, सडन थिंग। तो वो भी तो अचानक से फोर्स लगती है 5 सेकंड के लिए, जो जब एक फोर्स लगती है स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए और उसके लिए चेंज इन मोमेंटम आते हैं, तो उस चेंज इन मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, न्यूटन सेकंड। मैंने आपको भी लिख के दिखाया है इधर। ओके, इस सब में कोई मसले की बात है तो बताओ। नहीं। ओके, ये होता है आपके पास इम्पल्स। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका जल्दी से हम लोग। अच्छा, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, और अब हमने डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन, कंजर्वेशन होता है, कन्वर्सेशन की बोली दिया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, अच्छा, व्हाट इज कन्वर्सेशन, कंजर्वेशन कहना है यार, कन्वर्सेशन भूल जा रहा हूँ। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या होता है? Does somebody have an idea? जी, अच्छा, चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। What is principal conservation momentum? It is in a closed system. मेरे साथ में मुझे नहीं पता। Okay, in a closed system, the total momentum in a closed system, the total momentum before the collision is equal to total momentum after the collision. ओके, ये वैसे भी आ जाता है पूछने के लिए। अच्छा, अब इसका सवाल किस तरह हो सकता है? अब देखो, इसका सवाल बड़ा सिंपल सा आ सकता है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है सीना दैट इज मूविंग विद 50 मीटर पर सेकेंड और एन एनर्जी ऑफ 100 kg, और एक ऑब्जेक्ट है दैट इज और एट रेस्ट 0 मीटर पर सेकेंड और इसकी 50 किलोग्राम होती है। अब क्या होता है, आफ्टर कोलिजन ये दोनों एक दूसरे के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। सही है, ये और ये आपस में मिला के दे मूव विद 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ, हम लोग इधर जो हैं, इधर जो है हम लोग इसमें रुकना, गिव मी अ सेकंड, नहीं, इधर जो है हम लोग इसकी इस नो इस कंबाइंड मैथ की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अब हमने कहा कि जो चेंज इन मोमेंटम जो होते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के उसके मुताबिक लोग मतलब चेंज इन मोमेंटम बिफोर और चेंज इन मोमेंटम आफ्टर इज सेम। तो हमारे पास चेंज चेंज इन मोमेंटम आफ्टर,
ओके, सॉरी चेंज बोली जा रहा हूँ, टोटल सॉरी चेंज इधर भी लिख दिया मैंने, टोटल मोमेंटम की बात हो रही है, टोटल इधर भी टोटल होना चाहिए, हाँ टोटल लिखा हुआ है। अब कैसे करेंगे, अब हम लोग इंडिविजुअल मोमेंटम्स को ऐड कर देंगे। पहले कैसे, सबसे पहले तो अपन मुझे बताओ इसका क्या होगा, मैथ इसका क्या होगा, m1 इंटू v1 प्लस इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको m2 बोल देते हैं, इसे m2 बोल देते हैं, और इसे v1 और इसे भी v1 बोल देते हैं। चलो इसे u बोल देते हैं हम लोग, इनिशियल है ना इसलिए, और इसे u2 बोल देते हैं। तो क्या होगा m1u1 प्लस m2u2, टोटल मोमेंटम आफ्टर कितने, अब दोनों का मैथ कंबाइंड होगा तो हम इसे m3 और v3 बोल देते हैं, ये हो गए m3 और v3, ये सिंपल सी फॉर्मूला है हमारे पास। अब क्या करना है हमने, अब हमने सिंपली m1 की जगह 100 इंटू 50 कर देना है, प्लस 50 इंटू 0 इक्वल्स टू, जो दोनों का मैथ कंबाइंड है, 200 प्लस 50 इंटू v3, अभी क्या हो जाएगा 150 प्लस 0 इक्वल्स टू 150 v3, 150 डिवाइड बाय 150, ये क्या बन जाएगा v3, तो इसका मतलब है कि जो v3 है दैट इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड, ओ सॉरी इधर 100 इंटू, ओ सॉरी माय बैड, गलती होगी मेरे से, ये होना चाहिए हमारे पास 5 और ये 5000 सॉरी, तो ये 5000 से डिवाइड हो जाते हैं, अब हमारे पास ये 0 0 कट जाते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है 500 डिवाइड बाय 15, इसकी फिर से कटिंग करते हैं हम लोग 5, तो दैट बिकम्स 100 ओवर 3, और 33.3 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये चलना शुरू हो जाता है, 33 मीटर पर सेकंड, 0.3 के साथ राउंड ऑफ करेंगे तो 33 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये चलना शुरू हो जाता है। समझ में आया इसका सवाल किस तरह से आते हैं, इसमें कोई मसली बात है तो बताओ। नहीं सर। जी जुनेद भी कोई मसले वाली बात इसमें, नहीं। चलो सही। अच्छा अभी ना ऐसा करते हैं हम, अच्छा सही ओके, आप लोगों को एक फैक्ट बता दूं, मेरे दिमाग से ना निकल गया होगा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, so do remember this कि it's a vector quantity not a scalar quantity। तो ये इसका सवाल आते हैं, इसके सवाल अलग अलग भी हो जाते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग जा रहे हैं, तो उसका एक सवाल कर लेते हैं जल्दी से क्विकली। हमारा मोमेंटम वैसे कंप्लीट हो चुके हैं, मगर हम लोग जल्दी से फिर भी कर लेते हैं एक सवाल। तो एक सिंपल सवाल ये है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक शॉपिंग कार्ट है, वो हम लोग वो है 10 kg की, दैट इज गोइंग विद 40 मीटर पर सेकंड, और एक है दैट इज गोइंग विद 50 मीटर पर सेकंड, और वो है 5 kg की। सही है, आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, 40 kg वाली जो है दैट बिकम्स 0, और ये जो हमारी दूसरी वाली कार्ट है दैट बिकम्स, उसकी वो चलती रहती है विद अ स्पीड v3, सही ना, v1, इधर भी वैसे v1 लिखना चाहिए हम लोगों को, v3 भी लिखा हुआ है। तो क्या इसके इसको कैसा करेंगे, सेम हमारे पास जो चेंज कह रहा हूँ, टोटल मोमेंटम सर ये सिचुएशन दोबारा समझाना। कौन सी वाली, कौन सी रिपीट करना एक बारी। सर ये जो क्वेश्चन है, अच्छा ये जो अभी अभी आपने लिखा है। अच्छा ये देखो, हमारे पास एक कार्ट है, सी ये हमारे पास एक कार्ट है, अब ये कार्ट इसमें जाके हिट होती है, इट हिट्स कह रहा हूँ, हिट्स दिस, सी ना। अच्छा इसकी मैं स्पीड 50 कर देता हूँ और इसकी स्पीड में 40 कर देता हूँ, सी है, इट हिट्स दिस। अब क्या होता है, आफ्टर द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होता है, आफ्टर कोलिजन जो है हमारे 40 की वाली जो है वो 0 हो जाती है, सॉरी 10 kg वाली जो हमारी 0 हो जाती है, और 5 kg वाली चलना शुरू हो जाती है। अब इसका कैसे करेंगे, इसका भी सेम फॉर्मूला, टोटल मोमेंटम बिफोर इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर। अब क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पर पहले मोमेंटम कितना था इसका, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2, टोटल मोमेंटम आफ्टर कितना होगा, m1 इंटू v1
प्लस m2 इंटू v2। सी मैंने v और u इस तरीके से रखा, v को मैंने फाइनल स्पीड कंसीडर किया और u को मैंने इनिशियल स्पीड कंसीडर किया हुआ है। अब m1 क्या है, 10 इंटू 50 प्लस 5 इंटू 40, और m1 v1 क्या है, हमारे पास m1 तो 10 है मगर वेलोसिटी की होगी 0, प्लस m2 के हमारे पास 5 और हम लोगों ने v1 तो ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर 500 प्लस इतना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 200 हो जाएगा, प्लस ये 0 प्लस 5v1, ये कितना हो जाएगा 700 इक्वल टू 5v1। अब क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा इधर जाके इक्वल टू v1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, हम लोग इसको जल्दी से इधर सॉल्व कर लेते हैं। 700 डिवाइड बाई 5, ये 2, ये 0, ये 40, ये 0, एक और 0 आ जाएगा एंड दिस आल्सो 0। सो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है डेट इज v1 इज इक्वल टू 140 मीटर पर सेकेंड। सही है, इसमें कोई मसले वाली बात है तो बताओ मुझे, समझ में आ गई दोनों को इसकी। सर ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जहाँ पर ये आपने लिखा है ना इसकी डेफिनेशन, वो दिखाना जरा। ये ओके। कोई मसली बात है सब में से, नो। जुनैद भी कोई मसले वाली बात, जी जुनैद भाई कोई मसले वाली बात इसमें। ओके सो हम लोग इस तरीके से करते हैं कि अभी हम ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा नमाज का ब्रेक लेते हैं, फिर इसको हम लोग फिर से शुरू कर देंगे। ओके ओके सर, और कितने बजे तक ज्वाइन कर लें दोबारा? आप 4:40 भी ज्वाइन कर लो। ओके 4:35 4:40 4:40 ज्वाइन कर लो जी। 30 क्या कह रहे हो, 30 तक कर ले अगर चलो हो जैसे सके। जैसे जल्दी नमाज हो सके तो मुझे मैसेज कर देना, मैं जल्दी बैठा हूँ। ओके 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 दूसरे लिंक से ज्वाइन करना, दूसरे लिंक से। ओके ओके ओके। हमने क्या किया कि हमने ग्राफ में सबसे पहले ये 0,